हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल ऑडिट क्या होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो 14th वाला पार्ट है आपके सिलेबस का वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अगली वीडियोस में 2-3 पार्ट्स लेके आऊँगा जिसमें मैं आपका जो बचा हुआ टॉपिक है पार्टनरशिप, क्या है गाइस, पार्टनरशिप है, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। फिर उसके बाद बचेगा हमारा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, मतलब समझिए आप 4 वीडियोस आपको और मिलेंगी जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एमसीक्यू सीरीज आपको दी जाएंगी चैप्टर वाइज। तो देखते हैं गाइस, बढ़ते हैं आगे आज की वीडियो में। सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैं आपको कुछ ऑडिट का मतलब बताना चाहता हूँ। तो गाइस जैसे क्या होता है, जैसे हमारा 1 साल पढ़ते हैं ना, उसके बाद हमारा एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है, हमारा एग्जाम होता है। तो एग्जाम से पता चलता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है, अच्छा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्या किया है, फलाना ढिंकाना सारा कुछ। ठीक है, वैसे ही ऑडिट होता है। बिजनेस में क्या होता है, ऑडिट होता है। बिजनेस में क्या होता है, ऑडिट होता है। अब ऑडिट भी उसी एग्जामिनेशन की तरह होता है कि कहीं इसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, कहीं इसने क्रेडिट में कहीं गलती तो नहीं की है, कहीं इसने डेबिट में कोई गलती तो नहीं की है, कहीं टैक्स बचाने के लिए इसने कुछ ऊपर नीचे तो नहीं किया है। तो उसके लिए करा जाता है गाइस ऑडिट। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल ऑडिट के बारे में। कल हमने पढ़ा था, कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सोशल अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, आई होप कि आपको वो क्लियर होगा। आज चलते हैं सोशल ऑडिट तरफ। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल ऑडिट, जैसे कि जो स्टैंडर्ड जो हैं, हमारे जो टोटल परफॉर्मेंस जो है बिजनेस एंटरप्राइजिंग की, उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो अकाउंटिंग होती है सोशल परफॉर्मेंस की, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत भी है, वो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो हर एक चीज़ बढ़ रही है। जो हमारे मेजर्स जो हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो भी डेवलप हो रहे हैं दिन ब दिन। और जो हमारे जो अकाउंटिंग है उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ डेफिनेशन। एज बेवर पॉइंट्स आउट, बेवर पॉइंट आउट, ये अलग अलग है गाइस। बेवर जो है वो पॉइंट आउट क्या करते हैं, कहते हैं कि जो कंसेप्ट जो है सोशल ऑडिट का, ये एक विजन है। क्या है, एक विजन है। दैट एट सम फ्यूचर टाइम के फ्यूचर टाइम में जो कॉरपोरेशंस होंगी वो उनकी सोशल परफॉर्मेंस को एसेस कर पाएंगी। ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, एज दे नाउ एक्सेस देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जैसे ही वो अपनी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, उसी तरह वो एक सिस्टमैटिक मैनर में अपनी सोशल परफॉर्मेंस को भी एसेस कर सकें कि समाजी जो है हम कितने अच्छे हैं, हम कितना लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी एसेस कर पाए, इसलिए सोशल ऑडिट को तैयार किया गया, एक मेजर लाया गया यहाँ पे। तो ये ऑडिट जो है, इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पब्लिक रिपोर्टिंग की। ठीक है, एंड फॉर इंटरनल और इंटरनल मैनेजमेंट की भी इसमें जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सोशल ऑडिट जो है ये एक ऐसी असेसमेंट है। क्या है, ऐसी असेसमेंट है किसी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस। ठीक है, जिससे इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को एज अ होल एसेस किया जाए, देखा जाए। ठीक है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इसके साथ साथ देखा जाए। इसलिए क्या किया जाता है, सिंस द वैल्यूएशन मेड एज टू हाउ मच द एंटरप्राइज हैज टेकन फ्रॉम द सोसाइटी। अब यहाँ पे देखा जाएगा, वैल्यूएशन की जाएगी कि एंटरप्राइजेज ने सोसाइटी से कितना लिया है और उसके बदले में सोसाइटी को इसने कितना दिया है। और ये भी रिव्यू किया जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, पब्लिक ऑफ सोशल इंटरेस्ट, तो जो उनको किस तरह से सेफ गार्ड किया गया है बाय मींस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी सोशल ऑडिट। ठीक है, मतलब कि जो बिजनेस यहाँ पे कंडक्ट किया गया है, जो बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे करी गई है, ठीक है, सोशल ऑडिट के रिलेटेड, वो सब सोशल ऑडिट में देखा जाता है। यानी कि ऑन द होल देखा जाए तो सोसाइटी के लिए जो हमारा एंटरप्राइजेज है वो क्या सोचता है। ठीक है, मतलब किस तरह से लोगों की डेवलपमेंट के बारे में वो सोचती है, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज वहां पे होती है। अब प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट के प्रिंसिपल क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फोरमोस्ट प्रिंसिपल सोशल ऑडिट का, वो क्या है, कंटिन्यूसली अपनी परफॉर्मेंस को अचीव करना। ठीक है,
रिलेटिव टू द चोजन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जो उसके चुने हुए कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव हैं उनके रिलेटेड क्या करना, अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली अचीव करना। ठीक है, कुछ 8 स्पेसिफिक कीज जो है प्रिंसिपल यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, सोशल ऑडिटिंग प्रैक्टिस के पूरी दुनिया में। अब वो कौन से हैं वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। पहला है गाइज हमारे पास मल्टी पर्सपेक्टिव। मल्टी पर्सपेक्टिव, तो इसका क्या एम है, मल्टी पर्सपेक्टिव से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, एम क्या है, टू रिफ्लेक्ट द व्यूज, यानी कि लोगों की वॉइसेस देखना, उन लोगों की जो कौन है, स्टेक होल्डर्स हैं वहां पे। ठीक है, इन्वॉल्व विद और अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, प्रोग्राम। अब देखो, मल्टी पर्सपेक्टिव से वहां पे देखा जाता है कि वो लोग, उन लोगों के व्यूज को, उन लोगों की वॉइसेस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से, डिपार्टमेंट से या हमारी किसी प्रोग्राम से अफेक्टेड हैं या उसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, जो सोशल ऑडिटिंग प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करने के लिए इन प्रिंसिपल्स को क्या किया जाता है, देखा जाता है पूरी दुनिया में। अब है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, इसका एम क्या होता है, इवेंचुअली हर एक एस्पेक्ट पे क्या करना, रिपोर्ट को, मतलब रिपोर्ट देना किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क की या परफॉर्मेंस की, मतलब कि हर एक एस्पेक्ट पे क्या करना, रिपोर्ट देना, कंप्रीहेंसिव वाली रिपोर्ट देना कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, काम किस तरह से कर रही है। ठीक है, एक हो गया मल्टी पर्सपेक्टिव, एक हो गया कंप्रीहेंसिव तरीके से। फिर होता है हमारे पास पार्टिसिपेटरी तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पार्टिसिपेशन, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं और इनकरेज करते हैं दूसरों को कि वो क्या करें, अपने वैल्यूज को क्या करें, शेयर करें, शेयरिंग ऑफ देयर वैल्यू, जो उनकी कुछ वैल्यूज हैं उनको क्या करें गाइज, उनको शेयर करें और लोगों को भी इनकरेज करें कि वो इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। फिर है गाइज हमारे पास मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, मल्टी से आप समझते हैं मल्टी क्या होता है, तो डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, ज्यादा डायरेक्शंस में स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं और फीडबैक देते हैं किस पे, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। समझ आई गाइज, तो स्टेक होल्डर क्या करते हैं यहाँ पे, अलग अलग डायरेक्शंस पे अपने व्यूज देते हैं। उसके बाद रेगुलर, क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। अब इसका क्या एम है, सोशल अकाउंट्स को प्रोड्यूस करना रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि जो ये कंसेप्ट है और जो ये प्रैक्टिस है ये हमारे कल्चर में एम्बेडेड हो जाए, हमारे कल्चर में आ जाए। किसके कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, जिससे कि हर एक एक्टिविटीज को वहां पे वो कवर करे। इसके बाद है हमारे पास कंपेरेटिव। क्या है, कंपेरेटिव। अब इसमें क्या है, अब ये ऐसा मीन्स हमारे को यहाँ पे प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनाइजेशन को। अब जहां से ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकती है हर साल, ठीक है, किसके, उसमें अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल नॉर्म्स और बेंचमार्क्स, जो उनका एक्सटर्नल नॉर्म्स हैं और जो कुछ बेंचमार्क्स हैं उसके अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस को देख सकें। और ऐसा कंपैरिजन जो है वो प्रोवाइड करती है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में करा जाता है, डूइंग सिमिलर वर्क एंड रिपोर्टिंग इन अ सिमिलर फंक्शन, जो सिमिलर वर्क करता है और एक सिमिलर फैशन को मैं रिपोर्ट भी करता है। इसके बाद हमारा वेरीफाइड। क्या है, वेरीफाइड। अब ये इंश्योर करता है कि जो सोशल अकाउंट जो है, क्या है कि सोशल अकाउंट जो है ये ऑडिटेड होने चाहिए बाय सुटेबली एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब ये जितने भी सोशल अकाउंट जो हैं इनको ऑडिट किया जाना चाहिए, यानी कि इनको अच्छे से देखा जाना चाहिए, क्या ये ठीक है, क्या इन्होंने अच्छा काम किया है, कहीं इन्होंने घोटाला तो नहीं किया है, ठीक है, टैक्स इवेजन करने के चक्कर में। तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन या फैकल्टी से क्या किया जाता है, उसको ऑडिट करवाया जाता है विद नो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर डिस्क्लोज, यानी कि इसको डिस्क्लोज किया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है। तो ये इंश्योर करता है कि जो ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं इनको लोगों के सामने जाहिर किया जाना चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर होंगे वहां पे, और जो वाइडर कम्युनिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये लोगों के सामने रखे जाने चाहिए। तो ये क्या है, हमारे पिलर होते हैं सोशल ऑडिट करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं सोशल ऑडिट करने के लिए क्या पिलर होते हैं। सबसे पहले मल्टी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, मल्टी डायरेक्शनल होने चाहिए और रेगुलर होने चाहिए।
ठीक है, कंपेरेटिव होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए और डिस्क्लोज्ड होने चाहिए, यानी कि उसको बाद में हर किसी के साथ डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। फिर है अगला टॉपिक हमारे पास सिंगल एंट्री। तो पिछले मैंने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था। आई होप कि आपको वो क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो मुझे बता देना, मैं उस पर ऊपर फिर से एक आपको, ठीक है, एलॉबरेटली एक वीडियो में लेकर आऊंगा। फिर है सिंगल एंट्री। क्या होती है? सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इनकम्प्लीट फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो अकाउंट्स के दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। एक ऐसा सिस्टम है जिसके कोई भी फिक्स सेटअप रूल्स नहीं है जिससे कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस की उसको रिकॉर्ड किया जा सके। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है सिर्फ हमारे ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये प्रॉपर सिस्टम रिकॉर्डिंग का नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम को रिकॉर्ड करने का एक बेहतरीन सिस्टम नहीं है। जो फेल हो जाता है हमारी प्रेजेंट जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो किसी मैनेजमेंट को चाहिए, तो वो वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे वो प्रेजेंट नहीं कर सकता है। फिर है गाइस हमें आगे, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये सिर्फ मैनुअली मेंटेन करता है कैश बुक को और पर्सनल अकाउंट जो होते हैं डेटर एंड क्रेडिटर्स के। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये यहाँ पे इग्नोर करता है किसको? नॉमिनल अकाउंट को और रियल अकाउंट को। याद रखना गाइस, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो सिर्फ कैश बुक को और पर्सनल अकाउंट जो होते हैं डेटर एंड क्रेडिटर्स के उनको ही मेंटेन करता है, और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट को और रियल अकाउंट को इग्नोर करता है एक्सेप्ट कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए ये इनकम्प्लीट फॉर्म होती है किसकी? डबल एंट्री सिस्टम की। ठीक है, जिससे कि हम पूरा डिस्क्लोज, हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है किसी और फाइनेंशियल पोजीशन जो है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो डिस्क्लोज नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ खोट रह ही जाता है। फिर है गाइस हमारे पास हु कीप सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम कौन करता है, कौन रखता है? छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटे छोटे व्यापारी, जैसे कि दुकानदार हो गए, मार्केट स्टॉल होल्डर हो गए, हेयर ड्रेसर्स हो गए, लैंडस्केप गार्डनर्स हो गए। ठीक है, इनको उतना नॉलेज नहीं होता है और ये एक्सपीरियंस नहीं होते हैं जिससे कि वो कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रख पाए। इसलिए ये बिजनेस जो होते हैं इनको फाइनेंशियल, hence however this business will need to have financial statement prepared annually for tax purposes if nothing else। ठीक है, क्या है कि छोटे छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो ये सब सिस्टम करते हैं। ठीक है, समझ आ गई? ये सिस्टम जो सिंगल एंट्री सिस्टम कौन करता है? छोटे छोटे बिजनेस, जैसे कि एक शॉपकीपर हो गए, मार्केट के स्टॉल होल्डर हो गए, हेयर ड्रेसर, लैंडस्केप गार्डनर वगैरह वगैरह, ये अपने उसके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको उतना नॉलेज होता नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करा जाए। अब है रीजन फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इस बुक में क्यों होते हैं वो देखते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसलिए हो सकते हैं ड्यू टू पार्शियल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसमें वो आधी ही क्या करें, रिकॉर्ड करें ट्रांजेक्शन्स को। एज इन द केस विद स्मॉल शॉपकीपर, जैसे कि कुछ छोटे छोटे स्मॉल कीपर होते हैं, जैसे कि ग्रोसर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, ठीक है, जो ठेला लगाते हैं। इन केस ऑफ लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होती है तो जो अकाउंटिंग वहां पे रिकॉर्ड की जा सकती है वो स्टेट को भी रेंडर्ड करनी होती है। ठीक है, टू द स्टेट ऑफ इनकम्प्लीटनेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, थेफ्ट और फायर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, अगर हम जो बड़े बड़े लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को इनकम्प्लीटनेस, उसकी क्या वजह हो सकती है? नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, कहीं पे बाढ़ आ गई, सारे रिकॉर्ड्स उनके गुम हो गए, चोरी हो गई, आग लग गई, इस तरह से क्या होता है उनके रिकॉर्ड में इनकम्प्लीटनेस आ जाती है। इसलिए पार्शियल रिकॉर्डिंग जो है बिजनेस की वो किस तरह से मतलब कि किस तरह से वो ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में पार्शियल रिकॉर्डिंग किस तरह से होती है वो देखते हैं क्या रीजन है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम के बारे में नॉलेज ना हो। उसके बाद डेलिबरेट ओमिशन टू मेंटेन रिकॉर्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ टैक्सेशन, यानी कि टैक्स से बचने के लिए तो उसमें से कुछ मिटा देना, कुछ चीज़ों को अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते वक्त कुछ चीज़ों को ओमिट कर देना। उसके बाद अनेबल टू मेंटेन हिज बिजनेस ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ द टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। तो कुछ लोग जो होते हैं, कुछ के पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, वो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को मेंटेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है और कुछ पैसे भी लगते हैं अगर उन्होंने कोई वहाँ पे अकाउंटेंट रखना होगा।
ठीक है, जो अकाउंट्स मेंटेन करेगा। इसलिए ये भी रीजन हो सकते हैं। लॉस ऑफ रिकॉर्ड ड्यू टू फायर, अगर हैं जो रिकॉर्ड जो हैं आग लगने की वजह से, चोरी की वजह से, नेचुरल कैलामिटी की वजह से क्या हुए हैं, अगर वो गुम हो गए हैं, तो वो भी एक रीजन होता है जिससे कि हमारे इन रिकॉर्ड्स जो है इनकम्प्लीट रहते हैं। तो गाइस सिंगल एंट्री के फीचर्स क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के जो आपको याद रखने हैं। इसमें कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं होते हैं, इसमें कोई भी फिक्स्ड नहीं होते हैं। जैसे कि हमने डबल एंट्री सिस्टम में देखा, पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, जो हमारा रियल अकाउंट होगा, ठीक है, हमारा जो एक्सपेंसेस में क्या, एसेट्स में क्या होगा, डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा, लाइबिलिटीज में डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या आएगा। उसी तरह जो हमारा रेवेन्यू में, एक्सपेंसेस में, कैपिटल में डेबिट साइड क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, ये सब मैंने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है गाइस। आप उसको अगर फिर से देख लीजिएगा, समझ नहीं आती है मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पे ऊपर फिर से वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, आपको जिसमें मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो गाइस इसके कोई फिक्स्ड रूल नहीं होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट गाइडेड फिक्स्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल, यहाँ पे कोई भी अकाउंटिंग रूल्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारे जो प्रॉफिट है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, प्रिपेयर करने में हमें आसानी हो, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके कोई फिक्स रूल नहीं होते हैं। फिर इनकम्प्लीट सिस्टम, यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है एक इनकम्प्लीट सिस्टम होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। जितने भी ऑल एस्पेक्ट होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस की, उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। उसके बाद कैश बुक होती है यहाँ पे। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये सिर्फ कैश बुक मेंटेन करता है, ठीक है, सिर्फ आया कितना, पेमेंट कितना किया बिजनेस ने, ठीक है, एक पीरियड में, बस वही यहाँ पे कैश बुक मेंटेन करी जाती है, ठीक है गाइज। फिर होता है पर्सनल अकाउंट, फिर होता है यहाँ पर पर्सनल अकाउंट। मैंने कहा सिर्फ यहाँ पे पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट यहाँ पे वो इसमें इसकी एंट्री नहीं की जाती है। तो गाइस सिंगल एंट्री सिस्टम क्या करती है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं डेटर क्रेडिटर्स के, उनको ही मेंटेन करता है। ये डिटरमाइन करने के लिए क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है और क्रेडिट परचेजेस हमने कितने किए हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। बस यही पर्सनल अकाउंट खाता रखा जाता है लोगों का, सीधा खाता रखा जाता है। भाई आप जाते हो, मान लो किसी दुकान पर जाते हो, उसको बोलते हो भाई मेरा कितना उधार रहा है, वो आपको बता देगा, ठीक है। मतलब कि उसने अगर आपको उसको देने बता देगा उसकी उधारी आपके पास कितनी है और आपको उसको कितने पैसे देने हैं। बस यही दो चीज़ें छोटे छोटे बिजनेस में इनको रिकॉर्ड किया जाता है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में। गाइस याद रखना, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में सिर्फ कैश बुक को रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और पर्सनल अकाउंट्स को ही मेंटेन किया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट्स जो होते हैं, जो डेटर क्रेडिटर के पर्सनल अकाउंट की जानकारी यहाँ पे होती है। उसके बाद वेरिएशन एंड एप्लीकेशन, जिसको अप्लाई करने में कुछ वेरिएशन होती है, चेंजिंग आती है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है इसका कोई भी प्रिंसिपल्स का कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। कोई फिक्स सेट प्रिंसिपल्स के लिए बनाए ही नहीं गए हैं जिससे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सके, ठीक है। और बाकी अलग अलग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको तैयार किया जा सके, इसलिए क्या है, इसकी कुछ वेरिएशन है इसकी एप्लीकेशन में, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में इसकी अलग अलग वेरिएशंस होती हैं, ठीक है गाइज। अब आपको देखना है कि सिंगल एंट्री की टाइप्स क्या क्या हैं। सिंगल एंट्री की टाइप्स क्या क्या हैं, एक होती है गाइज हमारे पास प्योर सिंगल एंट्री, फिर होती है सिंपल सिंगल एंट्री, एक होती है क्वाजी सिंगल एंट्री। तो देखते हैं क्या क्या है इनका डिफरेंस। तो प्योर सिंगल एंट्री क्या होती है गाइस, इस एंट्री में, इस टाइप की एंट्री में ड्यूअल एस्पेक्ट जो होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के, उनको इग्नोर किया जाता है। ड्यूअल एस्पेक्ट समझ रहे हो ना आप, क्रेडिट डेबिट, ठीक है, इन दोनों को क्या किया जाता है यहाँ पे, उनको इग्नोर किया जाता है। सिर्फ पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर क्रेडिटर उनको रखा जाता है, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड रियल और नॉमिनल अकाउंट का यहाँ पे नहीं रखा जाता है। फिर होता है हमारा सिंपल सिंगल एंट्री। अब सिंपल सिंगल एंट्री में क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को ही रखा जाता है। फिर होता है क्वाजी सिंगल सिस्टम, इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर पर्सनल अकाउंट, कैश बुक और बाकी सब्सिडरी बुक्स को यहाँ पर रखा जाता है। बस इतना होता है गाइज, ये हमारे प्योर सिंगल एंट्री, सिंपल सिंगल एंट्री और क्वाजी सिंगल एंट्री। अब देखते हैं कि सिंगल एंट्री के एडवांटेजेस क्या हैं। सिंगल एंट्री के एडवांटेजेस क्या है, ये इजी होता है, सिंपल मेथड होता है। बिजनेस को ट्रांजैक्शन, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जितने भी हुए हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल मेथड होता है, इजी भी होता है, कम एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और यहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ की ज़रूरत भी नहीं है, खुद से कर सकते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस के लिए ये सुटेबल रहता है, जहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होती हैं और कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटी उनके पास एग्जिस्ट करती हैं। तो फ्लेक्सिबल मेथड है, कोई भी यहाँ पे प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है या किसी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो देखते हैं क्या है। डबल एंट्री
नो डबल एंट्री, इसलिए ट्रायल बैलेंस जो है वहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और किसके लिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आप हमारी रिथमेटिकल एक्यूरेसी देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट की, क्या हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल है, नहीं है, क्यों नहीं है, वो रीजन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एसेट एंड लाइबिलिटीज, मतलब कि हमारी एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, उसके रिलेटेड हम यहाँ पे वो लाइबल यहाँ पे नहीं सकते हैं, क्योंकि रिस्पेक्टिव अकाउंट जो होते हैं वो बनाए नहीं जाते हैं। एसेट का अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, लाइबिलिटी का अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, तो किस तरह से पता चलेगा कि मेरी एसेट कितनी है, मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, वो भी पता नहीं चलता है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग से। फिर है हमारे पास ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैनॉट बी असर्टेन, हमारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको भी हम यहाँ से क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। फिर है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ अकाउंटिंग परफॉर्मेंस, जो अकाउंटिंग परफॉर्मेंस को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के साथ, ठीक है। जैसे कि जो बाकी फर्म होती हैं वो भी आपके स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स को या प्रोसीजर, अगर आप उनको स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स को या प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे तो को मतलब कि आप पिछले साल के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाओगे अपने बिजनेस को। पिछले साल में आपकी कितनी एसेट्स थी, कितनी लाइबिलिटीज थी, कितने आपका प्रॉफिट था, कितना लॉस था, उसकी जानकारी आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए सिंगल एंट्रीज के ये कुछ नुकसान गाइस होते हैं, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा सोशल ऑडिट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि सिंगल एंट्री क्या होता है। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। इसी के साथ ही हमारा जो 14th जो हमारा जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर वो खत्म हो जाता है। तो कल गाइज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, इसकी 2 या 3 वीडियो में इसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिससे कि आपका पूरा फिर बचता है एक और टॉपिक, उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जल्दी ही आपके लिए MCQ सीरीज स्टार्ट कर लेंगे गाइज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।